हे एवरीवन, तो इस वीडियो में हम जो है घटना चक्र के अंतर्गत जो भी स्पेस टेक्नोलॉजी यानी कि अंतरिक्ष विज्ञान के अंतर्गत जो भी मिशंस इनोवेशंस हुए हैं जिनके बारे में काफ़ी सारे आर्टिकल्स दिए गए हैं, तो उन सभी को हम यहाँ कंप्लीट करने जा रहे हैं शॉर्ट नोट्स के थ्रू। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे नोट डाउन किए गए हैं और इसके थ्रू हम उसको रिवाइज करेंगे। यहाँ पे आपके लिए नासा के द्वारा जो भी मिशंस हैं उनको यहाँ पे अलग कर दिया गया है, जैसे साइकी मिशन, ओडेशियस मिशन, NS-25 मिशन और पोलरिस डाउन मिशन। ये सभी मिशन किसके हैं? तो ये नासा के हैं। तो हमें ईजिली याद रखना है कितने भी यहाँ पे मिशंस दिए गए हैं उन सभी मिशंस में से ये 4 मिशन जो है नासा के हैं, बाकी सभी मिशंस जो हैं किसके हैं? बाकी सभी मिशन इसरो के हैं, 1-2 मिशंस और यूरोपियन स्पेस एजेंसी वगैरह के हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इसको। सबसे पहले जो हम आर्टिकल कंप्लीट करने जा रहे हैं दैट इज चंद्रयान 4 मिशन। सो चंद्रयान 4 मिशन को 18 सितंबर 2024 को अप्रूवल मिल गया है इस मिशन को। ये मिशन क्या करेगा? ये रॉक सैंपल कलेक्ट करने का काम करेगा। ये एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन मिशन है, यानी कि टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन है। इसका जो कुल एक्सपेंडिचर आ रहा है, कुल खर्चा जो है वो 2104 करोड़ रुपये जो है इसका कुल खर्चा है। और इसको अभी तैयार होने में 36 मंथ्स यानी कि 3 वर्ष अभी लगेंगे इस चंद्रयान 4 मिशन को कंप्लीट होने में। तो हमें क्या याद रखना है कि चंद्रयान 4 मिशन को अप्रूवल मिल गया है। ठीक है, याद रखना है। आगे है इंडिया स्पेस स्टेशन। सो इंडिया स्पेस स्टेशन को जो है अप्रूवल मिल गया है इसको भी। इसका फर्स्ट मॉड्यूल इस 1 जो है 2028 तक जो है प्रस्तावित है। 2035 तक ये एक कोशिश करेंगे कि इस स्टेशन को जो है क्या किया जाए, परिचालित या ऑपरेशनल जो है इसको रखा गया है कि इसका परिचालन 2035 से शुरू किया जाए और 2040 तक इनकी क्या कोशिश है, ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि भारतीय मानवयुक्त चंद्र मिशन को जो है यहाँ से प्रक्षेपित किया गया है 2040 तक। सो क्या याद रखना है? अप्रूवल मिल गया है। फर्स्ट मॉड्यूल जो है 2028 तक इसके प्रक्षेपण का लक्ष्य तय किया गया है। 2035 तक जो है इसके परिचालन का लक्ष्य तय किया गया है। 2040 तक ये जो है मानवयुक्त चंद्र मिशन को भेजेंगे, ऐसा इन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, अब आगे है इंडिया सेकंड स्पेस पोर्ट। सो इसको कहाँ पे सेकंड स्पेस पोर्ट है? तो ये है तमिलनाडु के कुलाशेखरपट्टनम में। फर्स्ट कहाँ पे है? सो फर्स्ट जो है वो है सतीश धवन स्पेस सेंटर, आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा में। और इसको जो है तैयार होने में कितना वर्ष लगेगा? तैयार होने में 24 मंथ यानी कि 2 वर्ष में ये कंप्लीट होगा, जो भारत का दूसरा स्पेस पोर्ट है। ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है, गैर सरकारी उद्यम होंगे उनके लिए ये पोर्ट होगा। ठीक है, आगे है वीनस ऑर्बिटर मिशन। वीनस ऑर्बिटर मिशन को इसरो ने लॉन्च किया है। याद रखना है वीनस ऑर्बिटर मिशन किसका है? इसरो का है। और इसमें टोटल जो व्यय आया यानी कि कुल मिलाकर जो एक्सपेंडिचर है दैट इज 1236 करोड़ रुपए खर्चा है। इस 1236 में से 834 करोड़ अंतरिक्ष यान के लिए होंगे, जो इस मिशन को जो है लेके जाएगा। 2028 तक इसका टारगेट सेट किया गया है कि 2028 तक हम वीनस ऑर्बिटर मिशन को कंप्लीट करेंगे। लेकिन हम ये जो मिशन तैयार कर रहे हैं, इस मिशन का मेन ऑब्जेक्ट, क्या उद्देश्य है इसका? सो इसका उद्देश्य है ये जो वीनस है, वीनस पर जाकर ये वहाँ के एटमॉस्फेयर और वहाँ की जियोलॉजी और वहाँ की जो सरफेस स्ट्रक्चर है उन सब के बारे में अध्ययन करेगा, वहाँ के थिक एटमॉस्फेयर के बारे में बताएगा और सूर्य का प्रभाव जो है क्या होगा वीनस पे उसके बारे में भी ये हमें बताएगा। ठीक है, अब वीनस से रिलेटेड और मिशंस हैं कि वीनस से रिलेटेड और कौन कौन से मिशंस जा चुके हैं वीनस पे। सो नासा के कुछ मिशंस के बारे में पढ़ते हैं। पहला है 1989 में मैगेलन मिशन। ये नासा का मिशन है और इस मिशन के द्वारा फर्स्ट टाइम जो है वहाँ की इमेज भेजी गई थी। ठीक है, उसके बाद है मैरिनर 2 मिशन। मैरिनर 2, एक सेकेंड, यहाँ पे है मैरिनर 2 मिशन। ये है मैरिनर 2 मिशन। और इस मैरिनर 2 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? तो 1962 में इस मैरिनर 2 मिशन को लॉन्च किया गया था। अमेरिका का ही मिशन है नासा का। ये इसने क्या किया था? ये वीनस के जो है करीब से होकर गुजरा था। वीनस, ये है वीनस, तो इसके करीब से होकर ये गुजरा था। उसके बाद है डेविनिक मिशन। ये जो डेविनिक मिशन है ये प्रस्तावित है 2028 में। और वेरीटेस, ये भी नासा का ही मिशन है, ये भी जो है प्रस्तावित है। इस तरीके से हमने ये देखे। लेकिन एक हम यूरोपियन स्पेस एजेंसी का देखते हैं मिशन वीनस एक्सप्रेस। सो दैट इज 2005 में जो है इसको
इस मिशन को लॉन्च किया गया था। और इसने क्या किया था, ये मिशन जो है पहला यूरोपियन अंतरिक्ष यान था जिसने शुक्र ग्रह की कक्षा में क्या किया था, प्रवेश किया था। शुक्र यानी कि वीनस के ऑर्बिट में इसने घुसने की कोशिश करी थी, दैट इज वीनस एक्सप्रेस मिशन। और किसका, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये मिशन है। आगे देखते हैं नीउ जनरेशन लॉन्च व्हीकल के बारे में देखते हैं। सो न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल जो है ये रीयूजेबल होगा, यानी कि जब इससे एक बार लॉन्च कर दी जाएगी सैटेलाइट तो उसके बाद इसको वापस से यूज किया जा सकता है। ये LVM-3 के कंपेयर में जो है, यदि हम पेलोड कैपेसिटी की बात करें कि कितना पेलोड ले जा सकता है, तो ये LVM के कंपेयर में 3 गुना अधिक पेलोड ले जा सकता है। यदि देखो ये अर्थ के ऑर्बिट्स होते हैं अलग अलग, सो अर्थ का जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है उस लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो है 30 टन तक ले जा सकता है। अभी वर्तमान में हम कितना ले जा सकते हैं, सो वर्तमान में भारत की जो कैपेसिटी है लोअर अर्थ ऑर्बिट तक किसी भी पेलोड को ले जाने की वो है 10 टन तक, यानी कि 10 टन तक लोअर अर्थ ऑर्बिट में हम अभी वर्तमान में जो है ले जा सकते हैं। बट इस न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल से हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्षमता बढ़ जाएगी पेलोड ले जाने की और हम 30 टन तक ले जा सकते हैं। यदि हम वर्तमान में जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिटर की बात करें तो ये जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट जो है यहाँ हम 4 टन तक ले जा सकते हैं। यदि हम इसकी लागत की बात करें तो इसकी LVM की तुलना में लागत जो है 1.5 गुना अधिक है। ये फर्स्ट स्टेज जो होगी इसकी वो रीयूजेबल होगी। इसकी 3 विकासात्मक उड़ानें यानी कि 3 डेवलपमेंट फ्लाइट्स जो हैं इसकी कंडक्ट होंगी। उसके बाद इसको मतलब इन तीनों के द्वारा इसकी क्या की जाएगी, टेस्टिंग की जाएगी 3 फ्लाइट्स के बाद, ठीक है। और इसको कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, 96 मंथ्स यानी कि 8 वर्ष अभी इस न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल को कंप्लीट होने में समय लगेगा, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखते हैं इग्जॉम स्पेस 4 मिशन या X4 मिशन। सो ये क्या है इसको देखें। सो इग्जॉम स्पेस मिशन जो है वो इग्जॉम एक कंपनी है कहाँ की, USA की, और इसरो के बीच में एक स्पेस फ्लाइट को लेके एग्रीमेंट हुआ है, जिस एग्रीमेंट के थ्रू क्या होगा कि कुछ भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को क्या किया जाएगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। अब इनमें को किस किस को सिलेक्ट किया गया है, तो 4 नॉमिनेशन किए गए थे। यहाँ पे चार लोगों को नॉमिनेट किया गया था, जिनमें थे शुभांशु शुक्ला, प्रशांत बालकृष्णन नायर और है अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप, जिसमें से शुभांशु शुक्ला को एज अ प्राइम सेलेक्ट किया गया है और प्रशांत बालकृष्ण नायर को जो है एज अ बैकअप के फॉर्म में सेलेक्ट किया गया है। इन 2 को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है, याद रखना है, ठीक है। और इन दोनों को सेलेक्ट किसने किया है, तो ये किसके द्वारा, MCOP यानी कि मल्टी क्रू ऑपरेशनल पैनल के द्वारा इनको सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं रूमी मिशन। सो रूमी जो है भारत की पहली रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है जिसको मोबाइल लॉन्चर यानी कि इसको कहीं भी ले जाके कैरी करके लॉन्च किया जा सकता है। इसको अभी इसकी लॉन्चिंग कहाँ से की गई है, तो इसकी लॉन्चिंग जो है तमिलनाडु के थिरुविदांथई से इसकी लॉन्चिंग करी गई है। अब इस रूमी मिशन का ऑब्जेक्ट क्या है कि हमने इस रूमी मिशन को क्यों लॉन्च किया है। सो देखो पहले यहाँ देख लेते हैं। रूमी मिशन जो है ये इस रॉकेट को कहाँ पे सब ऑर्बिटल ट्रेजेक्ट्री में ले जाया गया है, जहाँ पे ये मिशन अपने साथ 3 क्यूब सैटेलाइट्स को लेके गया है जिनका वेट कितना है, 1 से 10 किलोग्राम इनका वेट है, और 50 पीको सैटेलाइट्स को लेके गए जिनका वेट कितना है, 0.1 से 1 किलोग्राम इनका वेट है, ठीक है। अब दूसरी बात जो इसमें याद रखनी है वो ये है कि इस मिशन में यानी कि रूमी मिशन में कोई भी पायरोटेक्निक्स यानी कि कोई भी आतिशबाजी और TNT यानी कि ट्राई नाइट्रोटोलुइन ये क्या एक्सप्लोजिव है, इन सबसे ये फ्री है। ये चीज़ हमें याद रखनी है, इनमें ये कोई चीज़ नहीं पाई जा रही है। इसके प्रोपेलेंट की बात करें तो प्रपल्शन जो है इसका सॉलिड और लिक्विड दोनों पाए जा रहे हैं। इस मिशन को जो है मलाय स्वामी अन्नादुरई के मार्गदर्शन में लॉन्च किया गया है। ये कौन है, सो इनको द मून मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो अब यदि क्वेश्चन आता है द मून मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो द मून मैन ऑफ इंडिया जो है मायल स्वामी अन्नादुरई को कहा जाता है, ठीक है। इस मिशन के इस रूमी मिशन के डायरेक्टर कौन है, तो इसके डायरेक्टर है आनंद मेघालिंगम कौन है, इसके डायरेक्टर है, ठीक है। अब ये जो मिशन लॉन्च किया है वो किसने किया है, सो ये स्पेस जोन इंडिया चेन्नई की कंपनी है और ये मार्टिन ग्रुप, इन दोनों के सहयोग से इसको लॉन्च किया गया है। इन्होंने ही डिज़ाइन किया है इसको। स्पेस जोन इंडिया के बारे में देखें तो स्पेस जोन इंडिया जो है भारत की पहली हाइब्रिड साउंडेड रॉकेट भी इसी कंपनी ने जो लॉन्च की थी, कहाँ से, तमिलनाडु के पुट्टीपुलम से करी थी। अब यहाँ देखें तो इस रूमी मिशन का मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि इसको लॉन्च क्यों किया जा रहा है। इसका मेन काम होगा ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करेगा और ये भेजेगा हमारे पास, ठीक है। आगे हम देखते हैं SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसकी अभी
थर्ड डेवलपमेंट फ्लाइट जो है आयोजित की गई है, जिसकी अभी टेस्टिंग हुई है, यानी कि तीसरी बार इसको जो है उसका उड़ान परीक्षण करके देखा गया है। ये तीसरा और अंतिम परीक्षण था इसका। इसके पहले 2 और हो चुके हैं, जिसमें इसकी पहली फ्लाइट जो डेवलपमेंटल फ्लाइट थी वो अगस्त 2022, दूसरी फरवरी 2023 एंड थर्ड जो है अगस्त 2024 में अभी करी गई है। ये इसकी थर्ड और लास्ट थी। इसको जो है कहाँ से किया गया है, तो उसको सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से किया गया है। ये जो है EOS क्या है, अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट 08, ठीक है, अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट 08 को अर्थ से कितना 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाकर इसने इस सैटेलाइट को स्थापित किया। ये क्या है, अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट कौन सी है, 08 है। इस सैटेलाइट का कुल वेट की बात करें तो 175.5 किलोग्राम इसका वजन है और ये 3 पेलोड अपने साथ लेकर गया है। आगे दूसरा है SR0 डेमोसैट, ये सैटेलाइट है जिसकी 200 ग्राम जो है इसका वजन है। ये जो है स्पेस रिक्शा कंपनी चेन्नई के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ये अपने साथ 2 पेलोड लेके गया है, लेकिन उन 2 पेलोड में से एक पेलोड जो है जिसका नाम है लोरा M2M, उसका विकास SRM पब्लिक स्कूल चेन्नई का है, वहाँ के छात्रों ने किया है। और किसी भी स्कूल के छात्रों द्वारा किसी पेलोड का निर्माण करने वाला ये पहला स्कूल बना है भारत का, जिसके छात्रों ने जो है किसी पेलोड का निर्माण किया। तो वो कौन सा स्कूल है, दैट इज SRM पब्लिक स्कूल चेन्नई का है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं SSLV की, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसरो का है। इसको प्रक्षेपण यान है, ये प्रक्षेपण यान यानी कि लॉन्च व्हीकल है, इसके द्वारा लॉन्च की जाते हैं सैटेलाइट्स। जैसे ये यहाँ पे है तो यहाँ पे सैटेलाइट्स रखे जाते हैं, उसके बाद ये आगे जाके क्या है, वे अलग अलग होते जाते हैं और सैटेलाइट को जहाँ पे जाना होता है वहाँ पे इसको स्थापित कर देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखें, अब PSLV और SSLV में यहाँ एक डिफरेंस देखते हैं। सो SSLV की जो हाइट है वो दैट इज 34 मीटर इसकी हाइट है, और इसकी विड्थ की बात करें यहाँ से यहाँ तक तो ये 2 मीटर इसकी विड्थ है। इसके कंपैरिजन में हम PSLV को देखें तो PSLV की हाइट 44 मीटर है और इसका डायमीटर जो है वो 2.8 मीटर इसका क्या है, डायमीटर है, यानी कि हाइट और विड्थ में PSLV SSLV से ज़्यादा बड़ी है। इसके लिफ्ट ऑफ वेट की बात करें तो इसका लिफ्ट ऑफ वेट कितना है, 120 टन तक ये जो है वेट उठा सकता है, और ये इसका लिफ्ट ऑफ वेट 320 टन है, ठीक है। तो इसका भी लिफ्ट ऑफ वेट में PSLV जो है SSLV से ज़्यादा उठा सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरीके से इसका जो है, इसमें नंबर ऑफ स्टेजेस कितनी स्टेज हैं, तो 3 स्टेज हैं, जबकि PSLV में जो है 4 स्टेज होती हैं। इसकी पेलोड कैपेसिटी जो है वो 1750 किलोग्राम से कितनी है, इसकी है 600 किलोमीटर तक ले जा सकता है इतना वेट उठा के, और ये 500 किलोग्राम तक उठा सकता है। कहाँ और कितने दूरी तक ले जा सकता है, ऊंचाई तक, तो 500 किलोमीटर तक ले जा सकता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे, दैट इज पुष्पक। सो पुष्पक क्या है, पुष्पक जो है इसरो का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है इसरो का ये। इसको चित्रदुर्ग कर्नाटक में जो है एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में इसका जो है क्या है, इसकी फ्लाइट जो है आयोजित की गई है। थर्ड और लास्ट टेस्टिंग थी इसकी, इससे पहले 2023 में हो चुकी है, मार्च 24 और जून 24, ये जो है इसकी जो है क्या हुई है, ये इसकी टेस्टिंग हुई है। ये विंग्ड है, यानी कि इसमें देखो इस तरीके से 2 विंग्स पाए जा रहे हैं। इसकी टेस्टिंग कैसे करी गई थी, तो इसकी टेस्टिंग में चिनूक हेलीकॉप्टर को यूज़ किया गया था। चिनूक हेलीकॉप्टर से इसको कैरी करके 4.5 किलोमीटर ऊपर से जो है क्या छोड़ दिया गया था, और इसने फिर हॉरिजॉन्टल ऐसे लैंडिंग करी थी खुद से ही 320 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, ठीक है। सो पुष्पक को इस तरीके से याद रखना है। फिर है वर्ल्ड का फर्स्ट रॉकेट विथ 3D प्रिंटेड इंजन ऑफ सिंगल पीस के द्वारा 3D प्रिंटेड इंजन से बना हुआ रॉकेट, यानी कि 3D प्रिंटिंग के थ्रू बनाया गया है, जिसमें कोई जॉइंट नहीं है, एक तरीके से ही बनाया गया है। सो वो रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो ये जो है आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है, और इसको अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई की कंपनी ने जो है इसको बनाया है। इस रॉकेट को नाम क्या दिया गया है, जो 3D प्रिंटेड इंजन है जिसमें, इस रॉकेट को नाम दिया गया है अग्निबाण शॉर्टेड, और इस इंजन को नाम क्या दिया, इंजन को अग्निलेट नाम दिया गया है। ये इंजन जो है ये सेमी क्रायोजेनिक इंजन है। 2 स्टेज का रॉकेट है ये, इसमें 2 स्टेजेस पाई जाती हैं, ठीक है। सतीश धवन स्पेस सेंटर के भारत के पहले प्राइवेट लॉन्च पैड धनुष से इसकी लॉन्चिंग करी गई है। इसका कौन सा प्राइवेट लॉन्च पैड है, दैट इज धनुष। सो याद रखना है, धनुष से इसकी क्या करी गई, लॉन्चिंग करी गई है। इस रॉकेट को अग्निबाण शॉर्टेड बोल रहे हैं, इंजन को जो सेमी क्रायोजेनिक है दैट्स कॉल्ड अग्निलेट, ठीक है। सो ये 300 किलोग्राम के सैटेलाइट को लेके जाएगा और 700 किलोमीटर की हाइट पे इसको प्रक्षेपित करेगा। फिर है
2005 EX-296 ये क्या है, ये एक एस्टेरॉयड है और इस एस्टेरॉयड का नाम जो है प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर रखा जाएगा, इस बात की घोषणा करी गई है। सो पहले हम देखते हैं इस एस्टेरॉयड के बारे में। तो ये 2005 EX-295 एस्टेरॉयड जो है इसको 2005 में जो है डिस्कवर किया गया था, इसलिए 2005 है। इसको अमेरिका की किट पीक ऑब्जर्वेटरी से जो है क्या किया गया था, यहाँ इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो ये जो है एस्टेरॉयड जो है इसका रिवॉल्यूशन टाइम क्या है, जैसे ये सन है तो ये सन के चारों ओर कितने दिन में चक्कर लगाया था, तो 3.3 वर्ष में जो है सन के चक्कर लगाता है, ये इसका रिवॉल्यूशन टाइम है। और इस एस्टेरॉयड का नाम प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर रखा जा रहा है। तो क्या ये प्रथम भारतीय वैज्ञानिक हैं जिनके नाम पर रखा जा रहा है, तो नहीं, इससे पहले M.K. वेणुगोपाल के नाम पर 2596 जो है इसका नाम रखा गया है और G.C. भट्टाचार्य के नाम पर भी पहले एस्टेरॉयड्स के नाम रखे गए। तो दोनों नाम याद रखने हैं, दैट इज M.K. वेणुगोपाल एंड G.C. भट्टाचार्य। आगे स्टेटियो शिव शक्ति क्या है। सो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के समय लैंडर जहाँ पे लैंड किया गया था उस लैंडिंग साइट को जो है शिव शक्ति पॉइंट बोला गया है। इसका नामकरण किसी भी प्लैनेट की सरफेस या फिर किसी भी प्लैनेट पे कोई भी मिशन गया है, वहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं तो उन सिंबल्स का नाम तभी वहाँ पे दिया जाता है जब वो बहुत इंपॉर्टेंट महत्व के होते हैं। आगे चल के हम देखेंगे तिरंगा पॉइंट किसको कहा गया है, वो आगे के आर्टिकल्स में है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे विक्रम 1 क्या है। सो विक्रम 1 एक रॉकेट है, स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा इसका दूसरा परीक्षण किया गया है और इसे कलाम 250 नाम दिया गया। इसके थर्ड परीक्षण को कलाम 100 नाम दिया गया था और इसकी जो टेस्टिंग कहाँ से करी गई है, तो दैट इज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से करी गई है। इसमें मल्टी स्टेजेस होती हैं और ये 400 किलोग्राम का रॉकेट है, 500 किलोमीटर की हाइट तक जो है जा सकता है, पूर्णतः कार्बन फाइबर निर्मित है और 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजन है, ठीक है। यदि हम स्काई रूट एरोस्पेस के बारे में बात करें तो ये पहली कॉमर्शियल रॉकेट है इसकी। वैसे तो दूसरी रॉकेट है, इससे पहले इसने पहली रॉकेट विक्रम S को जो है बनाया था 2022 में, बट कॉमर्शियल लेवल की ये जो इसकी पहली रॉकेट है। इस स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने जो है कल्पना फेलोशिप की भी घोषणा करी है, जिसके द्वारा किसको दी जाएगी फेलोशिप, तो ये वुमेन्स को दी जाएगी अंतरिक्ष क्षेत्र में उन्हें और प्रोत्साहित करने के लिए ये महिलाओं को दी जाने वाली फेलोशिप है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं HAPS, इसकी फुल फॉर्म है हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट या फिर हेल, यानी कि हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस व्हीकल। इसको कहाँ से लॉन्च किया गया, तो कर्नाटक के चित्रदुर्ग के चलकेरे से इसको लॉन्च किया गया है। इसको स्यूडो सैटेलाइट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सैटेलाइट जैसे दिखता है बट ये सैटेलाइट नहीं है, ये UAV का एक प्रोटोटाइप है। UAV मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसका ये एक प्रोटोटाइप है और ये कहाँ तक जा सकता है, स्ट्रेटोस्फीयर तक उड़ान भर सकता है। इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट होगा कि बस इसको निगरानी रखेगा ये, और इसका यूज़ जो है आपदा प्रबंधन के समय भी किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद है इनसैट 3DS मिशन। इनसैट 3DS मिशन क्या है, ये सैटेलाइट है 3DS, ठीक है। इस सैटेलाइट को किसके द्वारा भेजा गया है, प्रक्षेपण यान कौन सा है, तो GSLV F-14 जो है इसका प्रक्षेपण यान था और इसको कहाँ से प्रक्षेपित किया गया है, तो इसको श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको जो है प्रक्षेपित किया गया है। ये एक मौसम विज्ञान की सैटेलाइट है जो मौसम से संबंधित जानकारी देगी। इस सैटेलाइट का पूरा वित्त पोषण किसने किया है, तो ये याद रखना है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने क्या किया, इसका पूरा वित्त पोषण किया है, यानी कि पूरा मनी जो है जो भी इस मिशन में लगा होगा वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने दिया है। 2274 जो है इसका लिफ्ट ऑफ वेट है। यदि हम वर्तमान में बात करें तो 3DS जिस तरह का मिशन है, ये पहले से जो वहाँ पर मौजूद है मिशन इनसैट 3D और इनसैट 3DR, ये दोनों सैटेलाइट्स के साथ जाकर ये जो है मौसम से रिलेटेड जानकारी देगा। ये जो 3DS सैटेलाइट है, ये जो भी डाटा भेजेगा उस डाटा को IMD, NCM RWF नोएडा, IITM पुणे, NOIT चेन्नई और ESSO हैदराबाद जो है इसके डाटा को यूज़ करेंगे, ठीक है। GSLV 14 की बात करें, F-14 की, तो ये इसकी 16वीं उड़ान थी। यदि क्रायोजेनिक उड़ान की बात करें तो ये इसकी 10वीं उड़ान थी और इसकी यदि क्रायोजेनिक ऑपरेशनल फ्लाइट की बात करें तो ये इसकी 7वीं ऑपरेशनल फ्लाइट थी। GSLV F-14 जो है 3 स्टेज वाला लॉन्च व्हीकल है, 51.7 मीटर इसकी हाइट है और 400 टन जो है इसका वेट है। आगे देखते हैं एक्सपो सेट, ये भी एक सैटेलाइट है इसरो की ही,
जिसको PSLV C58 के द्वारा लॉन्च किया गया है। याद रखना है किसके द्वारा, PSLV C58 के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, कहाँ से लॉन्च किया गया, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है। और ये इसरो का ऐसा पहला सैटेलाइट है जो एक्सरे इमिशंस के ऊपर काम करेगा। देखो एक्सपोसैट है तो इससे देखो ये दो पेलोड्स लेके गया, एक है पॉलिक्स और एक है एक्सपैक्ट। तो एक्सपो इससे याद रख लो, पॉलिक्स और एक्सपैक्ट। पॉलिक्स को किसने बनाया, सो पॉलिक्स को रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु ने बनाया है। 5 वर्ष का इसका जो है जीवन काल है। ये क्या करेगा, जो चमकीले खगोलीय स्रोत हैं उनका निरीक्षण करने का काम करेगा, यानी कि ये पॉलीमेट्री मेजरमेंट्स करेगा। और एक्सपैक्ट जो है इसको UR राव सैटेलाइट सेंटर ने बनाया है और ये स्पेक्ट्रोस्कोपी की जानकारी देगा। तो इससे याद रखना है, स्पेक्ट से स्पेक्ट्रोस्कोपी और पॉलिक्स से पॉलीमेट्री मेजरमेंट का काम करेगा। इस एक्सपो सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, एक्सरे पॉलीमीटर सैटेलाइट के, इसको लॉन्च करने के बाद भारत जो है नासा के बाद दूसरा देश ऐसा बन गया जो इस टाइप के ऑब्जर्वेटरी को स्थापित किया है। इस मिशन के लॉन्च होने के बाद इसरो ने क्या किया था, ये जो PSLV C58 के द्वारा ही तो इस मिशन को लॉन्च किया गया था। तो इसरो ने इसके बाद इसको एक्टिव रखा 4th स्टेज को, और यहाँ से इसे POEM-3 नाम दिया, क्योंकि इससे क्या हुआ, 10 अदर पेलोड्स भी और भेजे गए। मतलब इसको एक्टिव रखा गया था, इसके द्वारा 10 अदर पेलोड्स और भेजे गए थे। सो यहाँ पे ये इसकी इमेज है, ये इसका पॉलिक्स डिटेक्टर है, ये पॉलिक्स रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक पैकेज हैं, सोलर पैनल्स हैं, ये जो है सोलर लाइट से जो है चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, और ये चलेंगे। आगे देखते हैं, आगे है आदित्य L1 मिशन। इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखनी है, दैट इज 2 सितंबर 2023 को जो है आदित्य L1 मिशन को जो है क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। ठीक है, लॉन्च किया गया था। आदित्य का मतलब है सूर्य और L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। लैग्रेंज पॉइंट मतलब ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर दो पिंड यानी कि सन और अर्थ है या फिर कोई और 2 प्लैनेट्स हैं, उनके बीच का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो 0 होता है, वहाँ ग्रेविटेशनल पुल नहीं होता। तो हम इन लैग्रेंज पॉइंट्स को कुछ ऐसे मिशंस के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पर इजीली हमें उन प्लैनेट्स के ऊपर निगरानी रखनी हो, तो वहाँ पे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस के हम अपना मिशन स्थापित करते हैं। सो इस तरीके के 5 लैग्रेंज पॉइंट्स पाए जाते हैं। ये है सन, यहाँ पे है अर्थ। ठीक है, सन और अर्थ के बीच में यदि देखें लीनियर फॉर्म में, तो यहाँ है सन और अर्थ के बीच L1 पॉइंट, फिर है इधर L2 पॉइंट, L3 और ऊपर, और यहाँ नीचे है L4 और L5। सो जो आदित्य L1 मिशन जो है वो यहाँ गया है L1 लैग्रांज पॉइंट के हेलो ऑर्बिट में इसको स्थापित किया गया है। यदि हम इस L1 पॉइंट की अर्थ से दूरी देखें तो ये 1.5 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस है इसकी अर्थ से। सो इस मिशन को यहाँ पे स्थापित किया जाएगा, जिससे ये इस सन के ऊपर क्या रखेगा, निगरानी रख सकेगा, इसको स्टडी करने का काम करेगा, यहाँ से जो है डाटा भेजेगा। ठीक है, इसको कहाँ से लॉन्च किया गया, तो इट इज लॉन्च्ड फ्रॉम द स्पेस धवन सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। उसके सेकंड लॉन्च पैड से इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया है। भारत का पहला सोलर मिशन है, जो पहली बार कोई मिशन जो सन को स्टडी करने जा रहा है। इसको जो है 178 डेज लगे थे ये मिशन यहाँ पहुँचते ही। इसने जो है हेलो ऑर्बिट की परिक्रमा कितने टाइम में पूरी करी, तो 178 डेज में पूरी करी थी। और पहली परिक्रमा कब पूरी करी थी, तो 2 जुलाई 2024 को उसने अपनी पहली परिक्रमा पूरी करी थी। अब ये जो मिशन यहाँ पे गया है आदित्य L1 मिशन, तो अपने साथ ये 7 पेलोड्स लेके गया है। ये डिफरेंट पेलोड्स डिफरेंट वर्क करने का काम करेंगे। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे एक बार सन की स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ये है सन की जो आउटर लेयर है दैट्स कॉल्ड कोरोना। क्या कहा जाता है इसको, कोरोना, आउटर लेयर को। कोरोना के बाद की जो अंदर लेयर होती है ऑरेंज कलर की, इसको बोलते हैं क्रोमोस्फियर। क्या है, क्रोमोस्फियर। और क्रोमोस्फियर के बाद अंदर जो होता है उसको फोटोस्फियर बोलते हैं और इसके बाद कनेक्टिव जोन, रेडिएशन जोन और कोर होता है। ठीक है, इसको यहाँ ध्यान रखना है। अब हम आदित्य L1 मिशन जो है वो अपने साथ 7 पेलोड्स लेके गया है, तो उन पेलोड्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो दैट्स फर्स्ट जो है वो है वेल्क, यानी कि विजिबल एमिशन लाइट कोरोनोग्राफ। कोरोनोग्राफ से यहाँ ध्यान दें तो हमने अभी एक स्ट्रक्चर पढ़ी थी सन के अंदर, दैट इज क्या है, कोरोना। ठीक है, सो ये क्या करेगा, ये कोरोना की इमेजेस को भेजेगा, यहाँ इसको स्टडी करने का काम करेगा ये पेलोड जो है। ठीक है, अगला पेलोड जो है वो है सूट, यानी कि सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोपी। ये क्या कर रहा है, टेलीस्कोपी पे ध्यान दें तो ये क्या करेगा, ये जो फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर बचे कोरोना के बाद, कोरोना पे तो काम कर रहा है वेल्क। ठीक है, वेल काम कर रहा है। अब उसके बाद बचे क्रोमोस्फेयर और फोटोस्फेयर। इन दोनों
की जो इमेजेस भेजने का काम करेगा दैट इज सूट, यानी कि सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। उसके बाद है एस्पेक्स। एक्सपेक्स क्या है? आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। ये सोलर विंड से रिलेटेड जो है हमारे पास डाटास को भेजने का काम करेगा। उसके बाद है पापा, यानी कि प्लाज्मा एनालाइजर पैकेजिंग फॉर आदित्य। इसने जो है ये भी सोलर विंड्स के बारे में ही बताएगा। इसने अभी रिसेंट में फरवरी 2024 में जो है कोरोनल मास इजेक्शंस के विंड इम्पैक्ट को, सोलर विंड्स का जो इम्पैक्ट होता है उसके बारे में डाटास को भेजने का काम किया है। ठीक है, उसके बाद है सोलैक्सिस, यानी कि सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, दैट इज सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। और ये क्या करेगा? ये इसी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर को जो है स्टडी करने का काम करेगा। उसके बाद है हेल 10S। हेल 10S क्या है? सो द हेल 10S है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये देखो सोलैक्स जो है वो सॉफ्ट, यहाँ क्या रखना है? सोलैक्स जो है क्या है? सोलैक्स जो है सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है और ये हार्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। ओके, अगला है एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर, जो कि मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने का काम करेगा। तो इस तरीके से 7 कौन से हैं? दैट इज वेल्क, सूट, एस्पेक्स, पापा, सोलैक्सिस, हेल 10S और एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर। ओके, सो द नेक्स्ट इज द नवमित्र डिवाइस दैट इज लॉन्च्ड बाय इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद द्वारा विकसित किया गया इसका। और ये क्या है कि एक तरीके का डिवाइस है जिसको जो फिशरमैन्स होते हैं जो कि बाउंड्रीज को कभी कभी क्रॉस कर जाते हैं, तो उनको सेफ्टी पर्पस के लिए इसको उनके जो भी नाव हैं उन पर फिट किया जाएगा, जिसके थ्रू ये जो भी समुद्री अधिकारी होते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और कम्युनिकेशंस के साथ साथ ये सैटेलाइट कम्युनिकेटिंग टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। ये कम्युनिकेशन के साथ साथ क्या कर सकते हैं, ये जो डिवाइस होगा ये इन्हें फिशिंग फील्ड की पहचान करने के बारे में भी हेल्प करेगा। सो इस तरीके से इसका इंटरफेस है ये, दैट इज नवमित्र डिवाइस। ओके, द नेक्स्ट वन इज चंद्रयान 3 मिशन। सो द लॉन्चिंग डे है इसका 14 जुलाई 2023। LVM-3M4 लॉन्च व्हीकल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था और इसकी जो है 4th ऑपरेशनल फ्लाइट थी LVM-3 की। ठीक है, इसमें लैंडर, रोवर और प्रोपल्सन मॉडल 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है ये। ठीक है, रोवर के वेट की बात करें तो दैट इज 26 किलोग्राम जो है इसका क्या है वेट है। इसको आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर के सेकंड लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया है। लिफ्ट ऑफ वेट की बात करें तो लिफ्ट ऑफ वेट 3895 किलोग्राम जो है क्या है इसका लिफ्ट ऑफ वेट है। इसने जो है लुनार, यानी कि लुनार बोलते हैं किस पे, मून की सरफेस पे इसने कब ये लैंडिंग करी थी, तो दैट इज 23 अगस्त 2023 में इसने जो है यहाँ पे लैंडिंग करी थी। और इसी दिन को नेशनल स्पेस डे के रूप में घोषित किया गया 2023 से कि 23 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाएगा ऐसा नेशनल स्पेस डे। ओके, सो इंडिया जो है यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 4th कंट्री बना है। इससे पहले USA, रशिया, चाइना ऑलरेडी थे यहाँ पे, और इसके बाद अभी रिसेंट में जो 5th बना है 2024 में दैट इज जापान। सो अभी कुल मिला के कितने सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले मून पर जो है कंट्रीज पहुंच चुके हैं, दैट इज USA, रशिया, चाइना, इंडिया और जापान। अब हम यहाँ पे देखें तो यदि हम ओवरऑल सबकी सॉफ्ट लैंडिंग की बात करें तो ये सभी कंट्रीज हैं, लेकिन यदि मून के साउथ पोल पर फर्स्ट टाइम जाने वाला कोई भी कंट्री है तो दैट इज इंडिया। वो फर्स्ट टाइम यहाँ पर साउथ पोल पे गया है। विक्रम लैंडर जहाँ पर उतरा था, अभी हम पीछे बढ़ गए हैं इसको, दैट इज शिव शक्ति पॉइंट। और चंद्रयान 2 यानी कि इससे पहले चंद्रयान 2 जो फेल हो चुका था मिशन, वहाँ पर उसने अपने जो प्रिंट्स छोड़े थे उस जगह को तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया है। ओके, क्या दिया गया है? तिरंगा पॉइंट। अब हम यहाँ पे पेलोड्स की बात करते हैं कि कौन कौन से पेलोड्स जो है किससे कनेक्टेड है। तो हम सबसे पहले देखेंगे लैंडर के साथ कौन से पेलोड्स कनेक्टेड हैं, रोवर के साथ कौन से पेलोड्स कनेक्टेड हैं, और प्रोपल्सन मॉडल में कौन कौन से पेलोड्स हैं। तो इन सभी डिवाइसेस और इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम रंभा को देखते हैं, रंभा एंड चेस्ट। रंभा है
ये क्या करेगा, ये जो मून है, मून के प्लाज्मा और वहाँ की डेंसिटी जो समय के साथ साथ चेंज हो रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम करेगा, उसको मेज़र करने का काम करेगा। सो इसने अभी क्या इन्फॉर्मेशन दी है, इसने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि जो मून की सरफेस है उस पर जो प्लाज्मा पाया जा रहा है, यानी कि मून का सरफेस है, यहाँ पर जो प्लाज्मा पाया जा रहा है दैट प्लाज्मा जो है वो बहुत कम घना है, बहुत ही और इसको जो है क्या है, ये इन्फॉर्मेशन जो है रंभा ने दी है। उसके बाद चेस्ट को देखते हैं, दैट इज क्या है, चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, जिसने क्या इन्फॉर्मेशन दी है कि ये क्या करेगा, सॉइल के टेम्परेचर को नापने का काम करेगा। चेस्ट क्या करेगा, सॉइल के टेम्परेचर, थर्मो से याद रखना है, क्या करेगा, किसी भी टेम्परेचर को नापने का काम कर रहा है। इसने क्या इन्फॉर्मेशन दी है कि ये मून है, मून की सरफेस पे सॉइल है और इस सॉइल का टेम्परेचर को जब इसने नापा है तो इसका टेम्परेचर 40 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। बट जब हम इसको थोड़ा अंदर तक यानी कि 80 mm नीचे तक जाते हैं तो सेम सॉइल का टेम्परेचर जो है -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे सॉइल के टेम्परेचर में काफ़ी वेरिएशंस पाए जा रहे हैं, काफ़ी डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इल्सा यानी कि इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सेस्मिक एक्टिविटीज़, जो कि मून पे जो भी सेस्मिक एक्टिविटीज़ होंगी उनको स्टडी करने का काम करेगा। और इसने जो है क्या भेजा है, इसने कुछ ऐसा डाटा भेजा है जिससे ये पता चलता है जब वहाँ पे लैंडर और रोवर ने वहाँ पे लैंड किया था तो उसके वाइब्रेशन के द्वारा इसने कुछ वाइब्रेशंस को रिकॉर्ड किया है। अब यहाँ पे देखेंगे रोवर के अंतर्गत कौन कौन से पेलोड्स आते हैं, तो दैट इज एपेक्सिस यानी कि अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर एंड LIBS यानी कि लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, तो एपेक्स क्या करेगा, जैसे यहाँ पे क्लियर, ये क्या करेगा, जो भी वहाँ की सरफेस है उस सरफेस में केमिकल कंपोजिशंस होता है यानी कि काफ़ी सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो एपेक्सिस क्या करेगा, ये वहाँ के मिनरल्स को स्टडी करने का काम करेगा। इसने क्या डेटा भेजा है, अभी रिसेंट में जो डेटा भेजा है इसने ये बताया है कि वहाँ की सॉइल में जो है सल्फर और अदर माइक्रो एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखें आगे, दैट इज LIBS यानी कि लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये किसके लिए, ये भी एलिमेंट कंपोजिशंस को जो है लूनार सॉइल में क्या करेगा, स्टडी करने का काम करेगा। इसने भी सल्फर की प्रेजेंट की पुष्टि करी है कि वहाँ पर सल्फर जो है प्रेजेंट है। उसके अलावा एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, क्रोमियम, टाइटेनियम और ऑक्सीजन के पाए जाने की भी कंफर्मेशन इसने दी है। उसके बाद प्रपल्शन मॉडल में पेलोड्स देखें तो प्रपल्शन मॉडल में जो पेलोड है दैट इज शेप यानी कि स्पेक्ट्रो पोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। ये क्या करेगा, ये वहाँ के ये देखेगा कि वो जो है प्लैनेट अर्थ के कंपैरिजन में कितना हैबिटेबल है, कितना रहने योग्य है, ये उसको देखने का काम करेगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पेलोड्स देखे कि लैंडर में कौन से 3 पेलोड्स पाए जा रहे हैं, दैट इज रंभा, चेस्ट एंड इल्सा। उसके बाद है रोवर में एपेक्स, लिबस, और उसके बाद है प्रपल्सन मॉडल में दैट इज शेप। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सैटर्न। सैटर्न के अभी रिसेंट में 63 न्यू जो है मून्स डिस्कवर हुए हैं और इसके साथ ही सैटर्न जो है पूरे ओवरऑल हाईएस्ट मून वाला प्लैनेट बन गया है। कुल मिलाकर इसके 146 जो है सैटेलाइट्स हो गए हैं, 146 इसके मून्स हैं। इससे पहले जुपिटर था हाईएस्ट जिसके 95 थे, बट अभी इन 63 खोज के बाद सैटर्न जो है हाईएस्ट प्लैनेट बन गया है सोलर सिस्टम का, जिसके सबसे ज़्यादा मून है। ठीक है, टाइटन इसका जो है लार्जेस्ट मून है सैटर्न का, ठीक है, और सेकंड लार्जेस्ट है सोलर सिस्टम का। तो ओवरऑल सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट मून कौन है, दैट इज गैनीमीड, जो किसका है, दैट इज ऑफ जुपिटर का है। ठीक है, अब हम यहाँ पे सबके मून्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी कि वीनस और मरकरी, इन दोनों का, एक सेकेंड, इन दोनों के कोई मून नहीं है, वीनस और MV स्टार्टिंग में आते हैं। सो MV का मतलब कोई भी मून नहीं है। अर्थ का एक ही मून है, मार्स के 2 हैं जिनका नाम आपको बताना है, दैट इज डीमोस और फोबोस। उसके बाद है नेपच्यून के 16 है, यूरेनस के 28, जुपिटर के 95 और सैटर्न के 146 हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं लूना 25 मिशन। सो यहाँ पे लूना 25 मिशन किसका है, रशिया का मिशन है। मून लैंडर मिशन था जो कि फेल हो गया था क्योंकि इससे कनेक्शन स्टेबलिश नहीं हो पाया, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आई, उसके बाद ये मिशन फेल हो गया था। रशिया जो है 47 ईयर्स के बाद, यानी कि इससे पहले इसने लूना 24 को किया था, कब, 1976 में लॉन्च किया था इस मिशन को। उसके बाद यानी कि 47 ईयर्स के बाद रशिया का कोई भी एक ऐसा मिशन था जो कि लूनार सरफेस पे लैंड करने वाला था,
बट ये फेल हो गया। रशिया की जो स्पेस एजेंसी है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज रोसकॉस्मोस, और ये साउथ पोल पे जाने वाला था, लुनार के यानी कि मून के साउथ पोल पे जाने वाला था। और उस साउथ पोल को क्या बोलते हैं जहां पर ये लैंड करने वाला था, बोगोस्लाविस्की क्रेटर, बोगोस्लाविस्की क्रेटर पे ये जो है जाने वाला था। अब उसके बाद मियूरा 1 देखेंगे। सो मियूरा 1 जो है यूरोप का पहला ऐसा मिशन था, जो फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट लॉन्च हो रही थी यूरोप की, ठीक है। तो इसको कौन लॉन्च कर रहा था, तो PLD स्पेस द्वारा इसको लॉन्च किया जा रहा था। ये एक रीयूजेबल रॉकेट थी और मियूरा 1 का नाम पहले इसको इरियॉन 1 के नाम से जाना जाता था, ठीक है। उसके बाद साइकी मिशन देखेंगे। साइकी जो है नासा का मिशन है, ठीक है, नासा का मिशन है। ये एक क्या है, अंतरिक्ष यान है, और इसको जो है स्पेस एक्स के फाल्कन हैवी रॉकेट के द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया गया था। कहाँ से, तो दैट इज फ्रॉम कैनेडी स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था। और डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस भी इसके साथ भेजा गया है। फर्स्ट टाइम ऐसा है जब मून से परे लेजर से संचार करेगा था, ऐसा कोई भी मिशन जो है इसको भेजा गया है। इसका नामकरण जो है साइकी का, सो इसका नामकरण एक एस्टेरॉयड साइकी के नाम पर रखा गया है, जिस एस्टेरॉयड में मेटल्स पाए जाते हैं, यानी कि ये एक साइकी जो है मेटल रिच एस्टेरॉयड है। नासा का ये एक पहला ऐसा मिशन था जो धूल, और जैसे मोस्टली तो एस्टेरॉयड में क्या पाए जाते हैं, मोस्टली एस्टेरॉयड में डस्ट और आइस पार्टिकल्स पाए जाते हैं, बट नासा का फर्स्ट ऐसा मिशन था। ये जो साइकी मिशन था ये उस धातुओं से युक्त एस्टेरॉयड का अध्ययन करेगा, ठीक है। इस कब पहुंचेगा ये, तो 2029 में जो ये मिशन साइकी पर पहुंचेगा। अब हम साइकी के बारे में देखते हैं। ये जो साइकी एस्टेरॉयड है, तो साइकी जो है 1852 में इसको इटालियन एक खगोल शास्त्री थे जिनका नाम था एनिबेल डी गैस्पेरिस, इनके द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये 16th एस्टेरॉयड था, इसलिए इसको साइकी 16 के नाम से भी जाना जाता है। साइकी को ग्रीस में गॉडेस ऑफ सोल भी है, जिन्हें साइकी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं ओडेसिस मिशन। नासा का ही मिशन है ओडेसिस मिशन, पहला निजी अंतरिक्षयान जो कि मून के सरफेस पर लैंड करता है। इसको स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। और कहाँ से लॉन्च किया गया, तो कैनेडी स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया है। नोवा सी लैंडर को ये ले जाकर कहाँ पे प्रक्षेपित करता, तो इसको माला पार्ट ए क्रेटर पे उतारा जाता। इस नोवा सी को ही नाम दिया गया है ओडेसिस। क्या नाम दिया है, ओडेसिस। अपोलो के बाद में, यानी कि अपोलो 17 1972 के बाद में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला अमेरिकन अंतरिक्ष यान है ये। और मेलापार्ट ए क्रेटर को देखें तो इसका नाम बेल्जियम के खगोल शास्त्री चार्ल्स मेलापार्ट के नाम पर रखा गया है। अब यहाँ का लास्ट टॉपिक है, दैट इज पोलरिस डॉन मिशन, और इसको भी नासा ने ही लॉन्च किया है स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। और इसको जिस अंतरिक्षयान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है उसका नाम है ड्रैगन, कैनेडी स्पेस सेंटर से इसको किया गया है। इसमें जो है 5 दिन का ये मिशन था। 10 सितंबर 2024 को ये मिशन यहाँ से गया था और 15 सितंबर को ये लोग वापस आ गए थे। इसमें 4 मेंबर मिशन थे, जिसमें जेरार्ड आइजकमैन, स्कॉट पोटीट, सरा गिलिस और अन्ना मेनन, ये 4 लोग थे। इसमें से जेरेड इसाकमैन, इन्होंने जो है ये शिफ्ट 4 पेमेंट इंक कंपनी के CEO हैं। इन्होंने ही इस मिशन को वित्त पोषित किया है। पहला ऐसा मिशन था जो कि कॉमर्शियल स्पेस वॉक करी थी इस मिशन में 20 मिनट के लिए, जिसमें जेरार्ड इसाकमैन और सरा गिल ये दोनों जो है बाहर गए थे और ये बहुत इजीली वॉक कर सकें। इसके लिए इस मिशन में EVA स्पेस सूट जो है लगाया गया था, यानी कि एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए ये सूट लगाया गया था ताकि इजीली वॉक कर सकें। पृथ्वी से यदि इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 190 गुना 700 किलोमीटर ऊंचाई पर गए थे, ठीक है। नॉन प्रोफेशनल स्पेस टूरिस्ट थे ये। हाई अर्थ ऑर्बिटर पर उड़ान भरी थी, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से भी स्पेस स्टेशन से 3 गुना अधिक ऊंचाई तक गए थे, यानी कि 1408 किलोमीटर तक गए थे। अपोलो के बाद किसी भी मानव अंतरिक्ष मिशन द्वारा हाईएस्ट एल्टीट्यूड थी, यानी कि ये जिस ऊंचाई पर गए थे ये अपोलो के बाद हाईएस्ट एल्टीट्यूड थी। यहाँ पर पहुंचकर सारा किलस ने रे थीम, यानी एक फिल्म है स्टार वॉर्स द फोर्स अवेकन का सॉन्ग रे थीम को धुन बजाई थी और उसको जिस सैटेलाइट के द्वारा रिकॉर्ड करके भेजा था, दैट इज स्टारलिंक सैटेलाइट के द्वारा इसको भेजा था। इसका पोलरिस डॉन मिशन का जो नाम दिया गया है, पोलरिस तारामंडल के नाम पर दिया गया है, जिसमें 3 तारे होते हैं और इनको नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये जो है सभी टॉपिक्स को कंप्लीट किया जितने आर्टिकल्स इसमें दे रखे थे। स्पेस टेक्नोलॉजी यानी कि अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित जो भी टॉपिक्स थे हमने सभी को कंप्लीट किया, शॉर्ट नोट्स के थ्रू देखा। यदि आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।